हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जहां भी होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम कंपनी के पार्ट 4 के लिए जो कुछ बचे हुए कंसेप्ट हैं, जर्नल एंट्रीज का कुछ बताना है वो, उसके साथ साथ फॉरफीचर ऑफ शेयर के कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बता दें, अगर बिजनेस परचेज, जो कि मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा हुआ था, तो अगर बिजनेस परचेज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी दूसरे बिजनेस से सन्ड्री असेट्स अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। अगर मान के चलिए, अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन वैल्यू ज्यादा देनी पड़ रही है, उस केसेस में आपको गुडविल अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। कुछ सन्ड्री लाइबिलिटीज होते हैं जिसे आपको पेमेंट भी करना होता है, तो आप सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और इसके साथ साथ जो है, अगर मान के चलिए परचेज कंसिडरेशन वैल्यू अगर ज्यादा है तो आपको बोनस यानी कि फायदा समझिए कि आपको प्रॉफिट होते हैं, तो उसके लिए आपको रिजर्व कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जो वेंडर्स टू वेंडर्स अकाउंट, ये सारे चीजों के लिए बीइंग में आप नॉर्मली लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस परचेज, या जो भी होंगे जिस भी थ्रू परचेज करेंगे वो सारे डिटेल्स लिख देंगे। एक शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस परचेज। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। इस केसेस को भी आपको बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है। तो अगर हम कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जब कोई शेयर होल्डर बहुत ही अच्छे हैं और मान के चलिए कि उन्हें जो भी अमाउंट अगर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पे देना है, उससे पहले अगर अन्य कॉल के पैसा भी अगर उसके साथ ही वो हमें दे दे, तो उसे हम लोग कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। खास करके कॉल के पैसा जब हमें अलॉटमेंट पे ही मिल जाता है तो इसे हम लोग कॉल्स इन एडवांस की संज्ञा देते हैं। दैट मीन्स कि अब आपको रिसीव जब करेंगे कैश, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जितने भी एडवांस मनी आप रिसीव करेंगे वो उस शेयर के साथ आप लिख देंगे, इतने शेयर, और जो भी उसके कॉस्ट होंगे वो इच करके लिख देंगे। जब एडजस्टमेंट इसका करेंगे, जब ये शेयर ऐसा भी होगा कि आने वाले जब कॉल होंगे, जब आप कॉल करेंगे इसका एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर है ये तो पहले ही आपको पेमेंट कर चुके हैं। तो जब ये पहले ही आपको पेमेंट कर चुके हैं तो कॉल्स इन एडवांस का जो यहाँ पे आपने क्रेडिट करा हुआ है, आपकी जो लायबिलिटी यहाँ बढ़ चुकी है, ये एडजस्टमेंट करने का वो यहाँ पे आप कम कर लेंगे। तो क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और जिस भी रिलेवेंट कॉल का हुआ है वहां पे आप क्रेडिट कर देंगे, यानी उसके जो मनी आपने पहले रिसीव कर लिए थे वो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा होगा। ठीक है। और इस पे कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आते हैं कि अगर कॉल्स इन एडवांस है, उन्होंने जितने दिन पहले आपको एडवांस दे दिया है, अगर आपकी फैसिलिटी है इंटरेस्ट पेमेंट करने की, तो आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए ये जो इंटरेस्ट है कॉल्स इन एडवांस का, ये बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं लॉस होता है, बिजनेस को ये पेमेंट करना होता है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट लिखते हैं। और जिस भी मेंबर्स ने, जो भी शेयर होल्डर्स के मेंबर थे जिन्होंने ये हमें एडवांस करा हुआ है, उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जब इंटरेस्ट का हम लोग पेमेंट करेंगे तो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। जब उनको पेमेंट करेंगे फाइनल, तो ये रिसीवर बनेंगे और इन्हें हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसके ये एंट्री ना भी रहे, डायरेक्ट कॉल्स इन एडवांस रहे, और ज्यादातर केसेज में ये इंटरेस्ट वाला ना रहता है। अगर रहेगा तो ये करेंगे, और इसके पैसे को, सारे चीजों को हम क्या करते हैं, एंड ऑफ द ईयर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं। दैट मीन उस केसेस में आपको भी एक जर्नल एंट्री करने की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए आप करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यानी जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में अपने इंटरेस्ट का जो पैसा आपने दिया हुआ है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं लॉस है, उस लॉसेस को आपको पीएल अकाउंट से ही आपको रिटर्न ऑफ करना होता है। तो उस केसेस में आप ये लिखेंगे। जब कभी ऐसे भी होते हैं कि कॉल्स एरियर हो जाते हैं, यानी कि आपके कॉल करने पे भी आपको पेमेंट जब नहीं मिलता है, तो उसे आप कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। और उस कॉल्स इन एरियर के केसेस में भी आपको जर्नल एंट्री करने की रिक्वायरमेंट होती है।
तो अगर आप ऐसा होता है तो कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, तो जिस भी अगर शेयर अलॉटमेंट पे नहीं आया है या जो भी रिलेवेंट कॉल पे आया है उसे आप क्रेडिट कर देंगे बिंग कॉल्स मनी नॉट रिसीव। जब ये रिसीव कर लेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर अकाउंट, जो भी जिस भी शेयर का रिसीव हो जाएगा कॉल्स का वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस हम लोग क्या करते हैं, शेयर में अगर मान के चलिए कि 1000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, अगर 1 लाख शेयर वाले से रिसीव कर रहे थे तो हम डायरेक्टली हम अमाउंट कम करके भी लिख सकते हैं कॉल्स इन एरियर। लिखना कोई उस केसेस में रिक्वायरमेंट ना भी होती है, लेकिन अगर लिखते हैं आप तो और भी अच्छी बात होती है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं सीधे हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर। बाद हम आज आप लोग को बता रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में। तो देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस द कैंसिलेशन ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि आपको कोई जो शेयर जो कि नॉन पेमेंट करा हुआ है और आप अगर कितना भी नोटिस दे रहे हो उसके बावजूद भी अगर वो पेमेंट करने में सफल नहीं हो रहे हैं तो उनके शेयर को आपको फॉरफिट करना होता है, चूंकि मार्केट में आपको री इशू करना होता है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि जो शेयर आपने पहले इशू कर चुके हैं उसे आप कैंसिल कर दो। तो ये कैंसिलेशन करने के प्रोसेस को ही हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं। और ये क्यों करते हैं, तो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू मनी, जो ड्यू मनी थे वो उसका पेमेंट आपको मिल नहीं रहा है और आपको पेमेंट की नेसेसिटी है, और इसलिए आप क्या करेंगे, जो ओल्ड शेयर है उसको आप लोग फॉरफिट कर देंगे। तो फॉरफिट का मतलब हरण होता है, यानी अब तक जो आपने पेमेंट रिसीव कर चुका है वो आपका हो गया, वो बाद बाकी जो शेयर होल्डर्स थे उनका अब कोई भी कुछ भी अब इस बिजनेस में नहीं रह जाएगा, वो शेयर को बिल्कुल ही अब खो चुके होंगे। जब आप उनके शेयर को कैंसिलेशन कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, एक कंपनी कैन फॉरफिट शेयर, लेकिन ये भी कंडीशंस है कि कोई भी कंपनी किसी भी शेयर को कब फॉरफिट कर सकती है। तो इसके लिए भी रूल है हमारे कंपनी एक्ट में, बोला गया है A company can forfeit share on non-payment of the allotment and call money। अगर कोई भी कंपनी को अगर शेयर के अलॉटमेंट पे इंस्टॉलमेंट का जो होता है अलॉटमेंट उस पे अगर ना मिले या फिर कोई भी कॉल शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल अगर नहीं मिलता है तो वो क्या कर सकती है, उस शेयर को फॉरफिट कर सकती है। लेकिन उससे पहले बिफोर 14 डेज, कम से कम 14 दिन पहले जो है बिफोर फॉरफिट ऑफ शेयर कंपनी मस्ट क्लियर नोटिस, और वो 14 दिन पहले उसे क्लियर नोटिस देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, और उनमें ये बताना होगा कि टू द शेयर होल्डर दैट ही विल पे ड्यू, कि वो अपना ड्यू मनी को पेमेंट कर दे, अदरवाइज उनके जो शेयर हैं उन्हें फॉरफिट कर लिया जाएगा, शेयर विल बी फॉरफिटेड एंड ऑन। और ये जो पेमेंट करेंगे वो उन्हें ये राहत दी जाती है कि वो अलोंग विथ इंटरेस्ट के साथ अगर वो करना चाहे तो वो अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कोई स्पेसिफिक डेट देते हैं, अगर उस डेट तक भी अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं होता है तो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, शेयर विल बी फॉरफिटेड, शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है। और जब आप शेयर को फॉरफिट करते हैं तो ऑन फॉरफिचर वी नीड टू कैंसिल द शेयर एंड रिड्यूस द कैपिटल रिसीव्ड। जो आपने कैपिटल रिसीव्ड कर चुका है शेयर कैपिटल, उसको आपको रिड्यूस करना है, बिकॉज उस पे अब आपको डिविडेंड देने की नेसेसिटी नहीं होगी, इसलिए आप कैपिटल रिड्यूस करते हैं एंड रिसीव्ड अमाउंट नॉट रिफंडेड। और ये जो अब तक आप रिसीव कर चुके हैं वो रिफंड करने की भी कोई नेसेसिटी नहीं होती है, उसका आप रिफंड नहीं करते हैं। तो ये 3 प्रकार से जब हम लोग शेयर इशू करते हैं, मुख्य रूप से एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम वाली केसेस आते हैं। अगर ऐसा है कि शेयर एट पार पे इशू हो रखा हुआ था, अगर मान के चलिए कि शेयर अलॉटमेंट पे नहीं मिला, शेयर कॉल पे नहीं मिला, इंडिविजुअली कोई भी शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर फाइनल कॉल पे, तो आप उसके लिए हरण करते समय जो आप एंट्री करते हैं, सबसे पहले जब आप इशू किए थे तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किए थे, अब उसी को आपको रिड्यूस करना है, तो आपको सीधा याद रखना है शेयर कैपिटल को अब आप डेबिट करेंगे और टू जो भी अनपेड कॉल होंगे उसे आप लोग क्रेडिट करेंगे। तो मान के चलिए शेयर अलॉटमेंट पे अनपेड है तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल,
फाइनल कॉल और जो आप रिसीव कर चुके हैं वो अब फॉरफीचर बैलेंस में जाएगा। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर कोई प्रीमियम पे इशू करा हुआ था, अगर मान के चलिए पार्टली प्रीमियम रिसीव भी नहीं हुए हैं, तो उस केसेज में जनरली जो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम भी जब आप रिसीव करते थे तो उसे क्रेडिट में लिखते थे, इसलिए यहाँ उसे डेबिट करना होता है। और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी रहेंगे वो, या अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ रहते हैं तो वो करेंगे। और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अगर ये डिस्काउंट वाली केसेज है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। चूंकि आपको याद होगा जब डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हैं तो उसे डेबिट में लिखते हैं, इसलिए इसे कैंसिल आउट करने के लिए इसे हमें क्रेडिट में लिखना होता है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये इस प्रकार से आप पहली एंट्री करेंगे जब फॉरफिटेड कंपनी करेगी तो। लेकिन कंपनी को फॉरफिट करने के बाद पुनः उसे री इशू करना होता है। तो कंपनी जब री इशू करेगी तो आपको ध्यान देना यह है कि जब भी कोई कंपनी री इशू करेगी तो वो मैक्सिमम, आज की जो कंपनी एक्ट हमारा है और जो रूल्स वहां बोलते हैं कि कोई भी कंपनी जो है मैक्सिमम जो है सो डिस्काउंट पे जो अगर वो शेयर री इशू करेगी तो वो डिस्काउंट उतने ही री इशू करेगी जितने कि ये शेयर फॉरफीचर के बैलेंसेज में, ये जो शेयर फॉरफीचर के बैलेंसेज में रहेगा, यानी जो मेन जो शेयर आपने पहले इशू करा हुआ है उस पे मैक्सिमम आपने जितना अमाउंट रिसीव कर लिया है, मैक्सिमम उतने ही अब आप जो न्यू शेयर इशू करेंगे, इसे री इशू करेंगे तो उस पे उतने ही मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे सकते हैं। बाद बाकी आप एट पार पे इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पे कर सकते हैं। और उस समय में क्या एंट्री होते हैं ये भी अब देखिए। इसके बाद अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। व्हाट इज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर? तो आपने जो अभी फॉरफिट करा वो री इशू करने के पर्पज से ही तो करा, बिकॉज आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और जिसके लिए आपने शेयर इशू करा था उन्होंने आपको, वो शेयर होल्डर आपको फुल्ली पेमेंट नहीं किए और इसके वजह से आपको उनके शेयर को फॉरफिट करना पड़ा। मजबूरन कोई भी कंपनी फॉरफिट करती है, उसको ये मतलब ये नहीं है कि वो फॉरफिट कर ऐसे ही किसी कोई भी कर देती है किसी का भी, बिल्कुल। वो जब पेमेंट नहीं रिसीव होता है नोटिस पे नोटिस वो भेजती है और आफ्टर नोटिस भी जब उसे पेमेंट रिसीव नहीं होता है तो वो फॉरफिट करती है। और फॉरफिट करते वक्त उसे कुछ अमाउंट जो होते हैं वो जनरली जो फॉरफिटेड शेयर के अमाउंट होते हैं जिसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में फाइनली ट्रांसफर करेंगे, तो वो केसेस भी देखेंगे अभी। और सबसे पहले देखेंगे कि जो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर होता है, तो जब हम शेयर री इशू करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री की जाएगी। तो तीन केसेस, सबसे पहले तो हमें ये समझ लें कि नॉर्मली री इशूड शेयर ऑफ फॉरफिटेड शेयर एज फुल्ली पेड एंड एट ए डिस्काउंट। जो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो भी रीइशू शेयर होते हैं या तो फुल्ली पेड अप यानी वन टाइम में ही पेमेंट आते हैं और वो भी फुल्ली पेड अप या फिर वो डिस्काउंट पे भी जो है इशू किया जाता है। इसके बाद जो होता है द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड कैन नॉट एक्सीड, यानी कि जो डिस्काउंट हम अलाउ करने वाले हैं वो भी मैक्सिमम वो फॉरफिटेड शेयर के बैलेंस से ज्यादा एक्सीड नहीं करे, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। द अमाउंट दैट हैड बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर ऑन देयर ओरिजिनल इशू and the discount allowed on issue of forfeited share should be debited to share forfeited account। और जब हम डिस्काउंट पे शेयर इशू करेंगे तो हम कौन से शेयर को, जो किस अकाउंट को जब डिस्काउंट करेंगे, तो यहाँ फाइनली आप लोग अभी तक तो ये जानते होंगे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, लेकिन जब री इशू करेंगे तब अगर आप डिस्काउंट पे री इशू करते हैं तो आपको जनरली वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट नहीं लिखना होता है, तब आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट को उसके जगह पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो ये प्रॉफिट होगा जो फॉरफिटेड शेयर का अकाउंट का होता है वो जनरली कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, ये क्रिएट किया जाता है और इसलिए इसे लास्ट में हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं। पहला केसेस कि जब हम रीइशू करेंगे तो हमारे पास जनरली क्या आएंगे, बैंक बैलेंसेस या फिर कैश इन हैंड में आएंगे। तो हमने यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कैश आएंगे तो आप लिख सकते हो। जनरली ज्यादातर ये ट्रांजेक्शन जो होते हैं बैंक से ही होते हैं,
इसलिए बैंक अकाउंट ज्यादा व्यवहार में आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी शेयर रहेगा बिंग डॉट 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 शेयर इशूड एट द डेट ऑफ ईच। अगर ये मान के चलिए कि ऐसा है कि ये शेयर डिस्काउंट पे अगर आपको इशू करना पड़ा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट जितने आप डिस्काउंट करोगे ना, वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट लिखोगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 जो 100 शेयर थे 10 रुपए ईच का था, यहाँ 1000 रुपया वो आया और तो 1000 लिख लिए। लेकिन मान के चलिए वो 10 रुपए का जो शेयर था ना, वो 10 रुपए का शेयर अगर 100 शेयर थे, अब मान के चलिए वो 8 रुपए के दर से आपको फाइनली यहाँ पे देना पड़ रहा है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो जो 200 रुपया होगा वो शेयर फॉरफिटेड में जाएगा, आपको बैंक अकाउंट में 800 ही आएंगे और टू शेयर कैपिटल में यहाँ पे 1000 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब ये मान के चलिए ऐसा है कि अगर आपको प्रीमियम पे यहाँ भी इशू करने पड़ रहे हैं, तो प्रीमियम अकाउंट आपको खोलना पड़ता है, प्रीमियम में इसके पैसा को ट्रांसफर करना होता है। मान के चलिए कि अगर 2 रुपया प्रीमियम का आया 200 रुपया और शेयर कैपिटल की वैल्यू अगर 1000 थी, तो ये 1200 रुपया। और मैंने इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट के बारे में बताया है कि बाय द वे मान लीजिए कि अगर 100 शेयर था और वो मान के चलिए कि एप्लीकेशन पे 2 रुपये था, अलॉटमेंट पे 3 रुपये था, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और फाइनल कॉल पे 3 रुपये, इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे दे दिया लेकिन इन दोनों पे नहीं पेमेंट करा है, तो 2 3 5 रुपया, 100 गुने 5 यानी 500 रुपया तो आपने पहले प्राप्त कर चुके हैं 5 रुपए की दर से। तो ये 5 रुपया तक ही आप मैक्सिमम यहाँ डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप डिस्काउंट यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। इसके बाद मैंने करा था। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो फॉरफीचर से ये डिस्काउंट का पैसा यहाँ अगर जितना आप डिस्काउंट दे दिए, बाय द वे यहाँ 500 रुपया था, अगर आपने 200 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो 300 रुपीज तो ये आपके बैलेंस सेव रहते हैं। इसको आप बाद में क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए आपको एंट्री की रिक्वायर होती है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करते हैं। और याद रहे बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ऑन जो भी रीइशू वगैरह से ये बीइंग अच्छे से आप लिख देंगे। एक नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ कंपनी रीइशू ओनली अ पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। ऐसा होता है कि कंपनी ने 500 शेयर का तो फॉरफिट करा, लेकिन उन्होंने केवल 300 शेयर को ही जो है ना, या इसी एग्जांपल से देख लीजिए कि अगर 100 शेयर कंपनी ने फॉरफिट करा हुआ था, उन्होंने 50 शेयर को ही रीइशू करा मार्केट में, तो देखिए 50 शेयर अगर रीइशू करेंगे तो अगर 100 शेयर पे जो है इन्हें 500 रुपीज प्राप्त हुआ था, तो 50 शेयर पे इन्हें कितने प्राप्त होंगे, 250 रुपीज ही प्राप्त होंगे। अगर उस 50 शेयर को अगर ये रीइशू करेंगे 8 रुपीज के दर से, तो ये बैंक अकाउंट में यहाँ 400 रुपया आएगा। और ये डिस्काउंट अगर 50 शेयर पे करेंगे तो ये फॉरफिटेड शेयर उस 2 रुपए के हिसाब से तो 100 रुपया यहाँ आएगा और ये 500 रुपया। तो ये जो डिस्काउंट इन्हें 100 रुपया देना पड़ा है, तो फॉरफीचर में जो बैलेंस 250 रुपया थे ना, वो 100 रुपये यहाँ कम हो गया। तो आप केवल 150 रुपये को ही वहां पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, फॉरफीचर से अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ना कि आपके पास ये 500 रुपये जो आप इशू ही नहीं करे हैं, हो सकता है उसे आपको बाद में इशू करना पड़े। तो वो बाद में जब आप इशू करेंगे तो उसके पैसे को बाद में अगर आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे, वहां बैलेंसेस रहेंगे तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। ये थी आपकी सारी इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एंड फॉरफिटेड शेयर। अगर बिल्कुल अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अपने